Hello everyone, welcome back to Ivar Academy, and I'm very sorry that I have not been able to make videos regularly, but here I am back again. I'm so sorry, I'll keep up, and since the exams are coming closer, I'll try to be more regular. And once the date sheets are allowed, I will be uploading marathons per day along with my preparation. Okay, so let's get into the video right away. The question that we are going to discuss first today is the influence of idealism on aims, curriculum, and methods of teaching. So this can come as a single question. ऐसे आ सकता है कि आइडियलिज्म और उसके एम्स के बारे में डिस्कस कीजिए कि करिकुलम के ऊपर उसका क्या फोकस पड़ता है वो उसका डिस्कस कीजिए. सो इसमें सब है, आप अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट. Among the classical philosophies as education, idealism holds a distinctive place as one of the oldest and most influential schools of thought, tracing its roots to Plato's theory of forms, which held that ultimate reality consists not of the changing physical story but of eternal perfect ideas that the physical world merely imitates. Okay, so ये describe करने से पहले मैं एक छोटी story बताना चाहूँगी of Plato's theory of imitation. So basically उनके हिसाब से Plato's theory of mimesis, imitation का नाम और एक है mimesis, तो उसका मतलब इमिटेशन है. तो प्लेटो बताते हैं कि दैट हम हमारे आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं वो क्या है, एक चीज़ की कॉपी है. फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल देख रही हूँ मेरे आंखों के आगे, तो वो टेबल उस टेबल का रियल फॉर्म नहीं है. वो टेबल आया है किधर से, माइंड से. किसके माइंड से, जो कारपेंटर था उसके माइंड से. ठीक है, तो इसीलिए हम जो भी चीज़ हमारे आसपास देख रहे हैं हमारे दिमाग के अंदर की एक आइडिया का रूप है वो. जिसने भी कंप्यूटर बनाया, जिसने भी टेबल बनाया, जिसने भी बेंच बनाया, उसको पहले आइडिया आया, फिर उसने उस आइडिया के आधार पर उस चीज़ को बनाया. तो वो चीज़ जितनी भी दिखने में सुंदर क्यों ना हो, जो चीज़ हम पकड़ सकते हैं, जो एक्चुअल टेबल हम पकड़ सकते हैं, वो देखने में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसका परफेक्ट फॉर्म, उसका आइडियल फॉर्म, उसका सही फॉर्म उस कारपेंटर के माइंड में ही था. तो ये प्लेटो का मानना था कि दैट हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो एक कॉपी होती है. इमिटेशन का मतलब, माइमेसिस का मतलब कॉपी होता है. हमारे आसपास हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो किसी न किसी इंसान के माइंड के आइडिया की कॉपी होती है. तो वो कॉपी कभी भी उस आइडिया के साथ कंपेयर नहीं करा जा सकता. वो कॉपी, जो हम रियल चीज़ देख रहे हैं वो कॉपी है किसकी, उसके अंदर की, दिमाग के अंदर की आइडिया की. तो वो असलियत वाली चीज़ जितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उस आदमी के दिमाग के अंदर की थॉट प्रोसेस के जैसा, उसके मतलब इन सिंपलर टर्म्स, the person before creating the table he had an idea of the table. उसने अपने दिमाग में एक आइडिया लाया होगा कि एक टेबल ऐसा दिखना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, उसका ऐसा लाइक उसका पैर बनाना है, जो बनाना है उसका वो आइडिया होगा. तो वो आइडिया इज करेक्ट, वो आइडिया इज द परफेक्ट फॉर्म, वो आइडिया ही सही है. जो भी हम कॉपी देख रहे हैं, जो भी उस आदमी ने बनाया है अपने हाथों से, वो उस आइडिया के जैसा कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता. तो हमारी दुनिया का जो परफेक्शन है वो अपने दिमाग में ही है, वो उस आइडिया में ही है. और बाकी हमारे आसपास हम जो भी सारी चीज़ें देखते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर आई हुई किसी ना किसी आइडिया का एक सिंपल कॉपी है. दिस इज द थियरी ऑफ फॉर्म्स. सो Plato says that the form that we have in our head, that we have in our idea, that we have in our brain is the eternal, is perfect. And हम फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ देखते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, वो किसी ना किसी के आइडिया से बनी हुई है. तो वो रियलिटी हम जो आज देखते हैं वो कॉपी है. किस चीज़ की कॉपी है, हमारे अंदर, दिमाग के अंदर जो आइडिया है उसकी कॉपी है. तो हमारी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा आइडिया ही है, और आइडिया सबसे ऊपर है, ये उनका मानना था. तो आइडियलिज्म इन एजुकेशन क्या होता है, extends this metaphysical claim into a full educational philosophy. It holds that mind, spirit and ideas are more fundamentally real than the matter. तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि हमारा जो माइंड है, स्पिरिट है, आइडिया है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. तो हमारा एजुकेशन का पर्पस क्या है कि एक इंसान इस चीज़ को रियलाइज़ कर सके और वो बड़े ट्रुथ के साथ वो मिल सके, बड़े ट्रुथ के साथ वो एकत्रित हो सके. तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव एज वेल. तो एलिगरी ऑफ केव में क्या होता है कि दैट बहुत सारे लोगों को मतलब बंदी बनाया जाता है, और बंदी बना के उनका हाथ ऐसा जोड़ दे के उनको वॉल की तरफ फेस करा के बिठा देते हैं. और उस वॉल के पीछे मतलब वॉल के पीछे नहीं, उन जो लोग हैं वो वॉल को फेस कर रहे हैं और उनके पीछे एक आग है. तो उस आग में लोगों की परछाई दिख रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही है पीछे से. तो उनको लग रहा है कि वही सच्चाई है. ठीक है, उनको लग रहा है कि वो जो लाइट है, उनके पीछे एक लाइट है, तो उस लाइट के स्रोत के कारण जो शैडो बन रहा है वॉल पे, जो लोग देख रहे हैं उसको, क्योंकि वो वॉल को फेस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वही सच्चाई है. तो उनमें से कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और अपना
एक आदमी था वो बाहर निकल गया और उसने अपने हाथों का वो जो बेड़ियाँ लगी थी वो तोड़ दी। तो वहाँ जाके उसने सूर्य को देखा और सूर्य की रोशनी से, सूर्य की तेज से वो एनलाइटन हो गया। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट क्लियर्ड हिज हेड एंड ही वाज लाइक, ओ माय गॉड, दुनिया में ये भी चीज़ है। तो ये जो काम सन ने उस आदमी के लिए किया जो उसको एनलाइटनमेंट दिया, हमारे एजुकेशन का पर्पस भी वही है। तो प्लेटो, हेगल, फ्रोबेल, इन सारे लोगों ने क्या बोला कि दैट हमारा जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए? एक इंसान का मोरल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, उसका रीज़न का ताकत यानी सही और बुरे के अंदर डिफरेंस समझ पाने की ताकत, और कल्टिवेशन ऑफ अ होल पर्सन, एक आदमी जो पूरा हो। दिस मैटर द कंटेम्प्रेरी एजुकेटर्स बिकॉज आइडियलिस्ट assumption still quietly persist in emphasis on character एजुकेशन द आइडियल सिटीजन। तो प्लेटो के रिपब्लिक में भी आइडियल सिटीजन के बारे में लिखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एंड मोरल इंस्ट्रक्शन फाउंड इवन इन मोरल करिकुला। तो बेसिकली ये बताया गया है कि दैट हमारे कैसे नए एनईपी 2020 में भी हमको वही चीज़ देखने को मिल रही है। तो आइडियलिज्म का कोर क्या है, मतलब क्या चीज़ है उसमें? तो अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल आइडिएशन दैन द मटेरियल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस दुनिया में अल्टीमेट रियलिटी कौन है? तुम्हारे अंदर के जो आइडियाज़ हैं, तुम्हारे अंदर का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है दैन द मटेरियल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ना कि हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ है वही सबसे श्रेष्ठ है, और हम जब असलियत में जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें हम पकड़ पा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, वो किसी ना किसी के आइडिया की कॉपी है। तो इसीलिए उनका एम किसके ऊपर सेंटर था? कल्टिवेशन ऑफ माइंड एंड मोरल कैरेक्टर, यानी उनके दिमाग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट वे में डेवलप करना है, पर्सनालिटी बढ़ानी है, बच्चे को इंटेलेक्चुअल बनाना है, उसको मोरल, एस्थेटिक और स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए, और उसकी इम्पोर्टेंस हमेशा ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, ऐसे चीज़ों के लिए होना चाहिए। तो एजुकेशन का एम क्या है इधर? कि फंडामेंटली वो इंसान एक मोरल बने और स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट, नॉट मेरली वोकेशनल और इकोनॉमिक वन। बस इसका काम ये नहीं है कि बस एक बुक किताब पढ़ ली, एग्जाम में लिख के आ गए, नहीं। उस चीज़ को, अच्छे बुरे को, वो अपने अंदर, उसके अपने जहन में उसको बसाना है। और स्पिरिचुअल जो प्रोजेक्ट है, यानी वो बच्चा स्पिरिचुअली एनलाइटन होना चाहिए। Self-realization. Idealist philosophy holds the education's chief aim is helping individual realize their highest spiritual और intellectual self. सही बात है। वो बिलीव क्या करते हैं कि दैट जैसे वो इंसान ने सन को देखा और उसको पूरा एनलाइटनमेंट हो गया, वैसे ही हमारा नॉलेज का पर्पस है कि वो हमको वैसे ही दे। तो seen practically in schools that dedicate significant time to reflective activities like journaling और philosophical discussion circle। तो हमको बोला जाता है ना कि हमारे टीचिंग में भी रिफ्लेक्टिव डायरी होती है। तो हम दिन भर में हमने क्या किया, हमने क्या सोचा, फिर हमने कैसे अपना परफॉर्मेंस दिया, फिर उसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमको करना है अगर हमको एक अच्छा इंसान बनना है तो। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है, हमको एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को ये जानने के लिए कि सही गलत के अंदर अंतर क्या होता है। उनको ऑनेस्ट बनना होगा, डिसिप्लिन्ड बनना होगा, एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ना सिर्फ इनफ नहीं है। कल्टिवेशन ऑफ रीजन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑब्वियसली तो कल्टिवेशन ऑफ रीजन का मतलब क्या होता है कि दैट हमको फिलोसफी से, लिटरेचर से, इससे हमको क्या पता चलेगा कि दैट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन्स की सच्चाई, मतलब अच्छाई किसमें है, धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलेगी। ये सब परम सत्य है, इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है? तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रूथ में ये बिलीव करते हैं कि एक ही परम सच है, और हमारा काम क्या है? एजुकेशन के माध्यम से बच्चे को उस परम सच को जानने का, वो बच्चा जान पाए, वो हम उसको हेल्प करेंगे। और क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द आइडियल सिटीजन। तो आइडियल सिटीजन कौन होगा? ऑब्वियसली जो सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, जो मोरल डेवलपमेंट जिसका हुआ हो, पर्सनालिटी जिसकी अच्छी हो, ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन हो, रीजन उसकी अच्छी हो। रीजन मतलब तर्क, तर्क कर पाना। वो सही और गलत के बीच में अंतर कैसे पता चला पाएगा? जब उसको तर्क करना आता होगा। ठीक है? और फिर क्या होता है कि दैट हम एक ऐसे इंसान बनाने जाएं जो कि बाहर हमारे दुनिया में एक एग्जाम्पल बने, दैट यू हैव टू बिकम लाइक दिस, इस ऐसे इंसान के जैसा बनना होगा। तो ये जो नेशनल आइडियल्स है, ये जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, ये हमारे बच्चे के अंदर कैसे आएगी, हमारे करिकुलम में कैसे आती है? जैसे हमको पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने को पड़ता है, हमको प्लेज बोलना पड़ता है, बहुत सारे स्कूल्स में प्रियम्बल बच्चों से रिपीट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बार बार याद दिलाना होता है कि दैट आपको अच्छा सिटीजन बनने के लिए हमारे डेमोक्रेसी में जो ले डाउन किए गए हैं, जो टर्म, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये सब आप अपनी डे टू डे लाइफ में बिलीव भी करने चाहिए।
फिर इसका एम्फोसिस क्या है करिकुलम में। तो अगर एजुकेशन का काम है कि वो लर्नर को आगे बढ़ाए किधर, इटर्नल ट्रूथ की तरफ, मोरल एक्सीलेंस की तरफ, तो उसकी करिकुलम को भी वैसा होना पड़ेगा। वो सिर्फ प्रैक्टिकल और वोकेशनल चेकलिस्ट देखने से नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस इतना एग्जाम कंप्लीट करना है, इतना बच्चों को पढ़ाना है, बस खत्म। तो उसको पूरा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ताकि वो बच्चा क्या है, वो लिटरेचर पढ़े, मोरल विजडम पढ़े, फिर फिलॉसफी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, रिलीजन के बारे में पढ़े। तो उसको ये सारी चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट ट्रुथ होती है उसके बारे में उसको पता चले। सिर्फ बुक से, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज से काम नहीं बनेगा। तो अभी एम्फोसिस ऑन ह्यूमैनिटीज इन क्लास 6, तो हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, अभी आईकेएस चल रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो अभी चारों तरफ बच्चों के बुक्स में ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस ये है कि वो लिटरेचर को, हमारी पुरानी फिलोसफी को, हिस्ट्री को एलिविएट करता है, मतलब बच्चों को टाइमलेस विजडम देता है, मतलब परम सत्य जो बोलते हैं लोग, वो देता है। तो इसीलिए बच्चों को अभी उपनिषद, भगवत गीता, ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती है। मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन, मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन क्या होता है कि दैट हम आइडियलिज्म के तरफ से हम हमारी मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन को हमारे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाएं। उनका मोरल साइंस तो होता है, लेकिन जब सोशल साइंस टीचर पढ़ाते हैं, इंग्लिश टीचर पढ़ाते हैं, जो भी वो पढ़ाएं, उनको लाइफ स्किल्स, वो सब तो इम्पोर्टेंट है, वो तो डेडिकेटेड हमारा पूरा कंप्लीट पॉइंट होता है लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ाना, ठीक है। वो सब तो इम्पोर्टेंट है, पर उसके साथ साथ हमको बच्चों के अंदर ये जो मोरल साइंस एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ा के, हमको ये देखना है कि बच्चे उसको पूरा अपने अंदर समा जाएं। ब्रॉड लिबरल करिकुलम ओवर नैरो स्पेशलाइजेशन। तो आइडियलिस्ट क्या फेवर करते हैं कि बच्चा ना लिबरल एजुकेशन उसको मिले ताकि वो एक होल पर्सन बन सके। इसी के कारण बहुत सारे स्कूल्स ने आर्ट, हिस्ट्री, लिटरेचर, ये सब भी ऐड किया है विद इन द साइंस स्ट्रीम। हुआ है ना अभी कि बहुत सारे बच्चे मतलब अभी हो गया है कि लाइक देर आर, मतलब वो अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। एनईपी उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। क्यों प्रोवाइड करने वाला है? क्योंकि हर बच्चे के अंदर वो जो क्वालिटी होती है कि वो टेक्निकलिटी के साथ साथ अपने अंदर की मोरलिटी को भी जागृत करे, वो सिर्फ इसी कारण से हो पाएगा, इसी तरह से हो पाएगा। तो टीचर एज ए करिकुलम अथॉरिटी, तो इसके साथ क्या है कि दैट ये जो सर्टन ट्रूथ है, ये जो वैल्यू है, वो क्या है, ट्रांसमिट होगा। किससे ट्रांसमिट होगा? टीचर से। तो curriculum designed under idealism tends to be teacher and expert determined rather than fully student negotiated. Seen in how core subject content is centrally prescribed by bodies like NCERT rather than left to the student choice. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दैट बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स द वे दे आर, उनको मिल रहा है एक आदमी और एक औरत, मतलब टीचर जो भी हैं उनके रोल मॉडल, एंड वो वही चीज़ें उनको सिखा रहे हैं, और वो बेसिकली बच्चे उनसे वो चीज़ सीखेंगे, दे एक्वायर दैट नॉलेज फ्रॉम देम। नेक्स्ट क्या है? आइडियलिज्म्स इन्फ्लुएंस ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट क्या है? द सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इट, पहले वाले क्लास में भी बताया था। तो सोक्रेटिक मेथड से ना बच्चे क्वेश्चन से सीखेंगे। क्वेश्चन से क्या? फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी कि आइडियलिज्म क्या है, फिर तुम बताओगे कि आइडियलिज्म का डेफिनेशन है, ऐसे ऐसे थे, प्लेटो थे, फिर मैं पूछूंगी प्लेटो कौन है, फिर उनकी थियरी ऑफ एलिगरी क्या है, एलिगरी ऑफ केव क्या है। फिर ऐसे बार 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 मैं जब क्वेश्चन करूंगी तो तुम क्या करोगे? उसके आंसर से सीखोगे। कभी कभार हमारे अंदर जो भी चीज़ें छुपी हुई होती हैं, वो बार बार ऐसे क्वेश्चन करने से, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? आपके साथ ये हुआ, क्यों हुआ? आपको अगर जेलसी जैसी कोई फीलिंग फील है, क्यों आई? सो ऐसे जब आप बार बार अपने आप को क्वेश्चन करते हो, तो आप इवेंचुअली रियलाइज करने की कोशिश करते हो, चीज़ें आप खुद से रियलाइज करते हो। लेक्चर एंड एक्सपोजिशन। तो अब अभी मैंने बताया कि आइडियलिस्ट थ्योरी में क्या होता है कि द टीचर के पास एक प्रिविलेज्ड एक्सेस होता है कि बच्चों के आगे वो ट्रुथ प्रेजेंट करे, फॉर्मल लेक्चर में ही अपने सारे आइडियाज़ को वो प्रेजेंट करे, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे लेक्चर मेथड, ट्रेडिशनल मेथड वहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे टीचर अपने बच्चों के अंदर अपना फिलोसॉफिकल आइडिया इम्पार्ट करते हैं डायरेक्टली। टीचर एज अ रोल मॉडल, ऑब्वियसली ऊपर टीचर ही रोल मॉडल होंगे, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चे देख के भी सीखेंगे। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर हम बच्चों को सिर्फ बोले कि आप ऐसा ऐसा करिए, लेकिन हम रियलिटी में अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, बच्चे कैसे करेंगे? तो बच्चों को एक रोल मॉडल चाहिए, जो कि हम ऊपर जो भी चीज़ें हमने देखी, ऑनेस्टी, बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग, या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मोरल, रिलीजन, ये सब को फॉलो करना। तो वो जब अपने बच्चे आंखों से देखेंगे तब वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको फॉलो भी करेंगे। यूज़ ऑफ बायोग्राफी एंड इंस्पिरेशनल लिटरेचर, ऑब्वियसली गांधी, विवेकानंद, हिस्टोरिकल फिलोसफर्स, उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने अपना वेदांत फिलोसफी दिया था, फिर उसके साथ साथ उनका अपना आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिज्म था। तो वो जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके आइडियल कैरेक्टर को बच्चे समझते हैं कि वो अगर इंपॉर्टेंट थे तो क्यों थे, और वो उन्हीं कैपेबिलिटीज़ को, उन्हीं क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे।
तो इसका मोरल सीरियस लिमिटेशंस देखते हैं। इसका मोरल सीरियसनेस तो बहुत था, लेकिन उसके साथ-साथ वो जो फ़िलॉसफी थी, जैसे प्रैग्मैटिज़्म थी, ड्यूई का एक्जिस्टेंशियलिज़्म था, टीचर सेंटर्ड ट्रूथ ट्रांसमिशन मॉडल रिस्क्स बिकमिंग एक्सेसिवली अथॉरिटेरियन एंड पैसिव फॉर द लर्नर। सही बात है। तो अगर मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं बच्चों को बोलने का मौका ही ना दूँ, अगर मैं उनको अपनी थिंकिंग मेरे सामने रिप्रेजेंट करने का मौका ही ना दूँ, तो उनका डेवलपमेंट कभी हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव दैट रिलीजन इज सुप्रीम एंड दैट रिलीजन के रूल से सारे लोगों को गवर्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई इम्पार्ट दिस नॉलेज ऑन टू माई स्टूडेंट्स डायरेक्टली, right? What if a student does not believe in God? What if he says that he is an atheist? Atheist मतलब a person who does not believe in God. तो वहाँ पे क्या होगा? और मोरालिटी, लाइक फॉर एग्जांपल, मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, इसका मतलब है कि दैट किसी के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी है तो किसी के लिए वो बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो लेट्स से एक रिच आदमी एक जगह पे कंपनी बनाना चाहता है, तो वहाँ पे उससे लोगों को हटाना पड़ेगा। तो वो सोच रहा है कि मैं कंपनी बनाऊंगा तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, आसपास के एरिया का डेवलपमेंट होगा, तो उसके हिसाब से वो ठीक है। लेकिन जिन लोगों का घर टूट रहा है, जिन लोगों का परिवेश नष्ट हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से क्या है, वो जो चीज़ वहाँ पे बनने जा रही है वो उनके मौत का कारण बनेगी। तो इज रियली द ट्रुथ एक ही यूनिवर्सल ट्रुथ जो वहाँ पे आइडियलिज्म ऊपर बोल रहा है? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या है? एक सच्चाई जो सबके लिए सटीक है। पर क्या एक सच्चाई सबके लिए सटीक है? ये हमारे अंदर प्रश्न आता है। तो वही है यूनिवर्सलिटी वर्सेस प्लूरलिज्म। तो फॉर एग्जांपल दैट कि मेरे लिए क्या है, एक गुड लाइफ का मतलब है कि दैट मुझे एक साउंड सैलरी मिले, मुझे मेरे घर को रखने का मौका मिले, मेरे मम्मी पापा मेरे पास रहें, वो मेरे लिए एक सही लाइफ है। फॉर एग्जांपल, इफ समवन वांट्स टू हैव किड्स, वो शादी करके बच्चे पैदा करना चाहता है और चाहती है, वो उसका अपना चॉइस है। लेकिन कोई अगर नहीं करना चाहता, तो हमारी सोसाइटी क्या करती है? उसको शेम करना चालू कर देती है, रिलीजन के नाम पे उसके खरी खोटी सुनाती है। इज दैट रियली द ट्रुथ? अ पर्सन शुड हैव द एबिलिटी टू चॉइस फॉर themselves। तो वही बात है कि हमारा जो बोलना है कि यूनिवर्सल ट्रुथ एक चीज़ है, कि दैट एक सच्चाई जो सबके लिए सटीक है, वो गलत है। एक इंसान के लिए जो सच हो सकता है, वो किसी और के लिए झूठ भी हो सकता है। शायद मैं किसी चीज़ को ना मानूं, तो ये जो यूनिवर्सलिस्ट अजम्पशन है, वो आइडियलिज्म का गलत था। पैसिविटी वर्सेस एक्टिव लर्निंग। तो यहाँ पे टीचर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर जो भी बोलता है उसको वही मानना होता है, बच्चे को वही मानना होता है, जो गलत है। बच्चा अपने आप से सीखेगा ही नहीं, अपने आप क्वेश्चन करेगा ही नहीं। वो जो देखेगा, बस उसी लेक्चर से उसको जो याद आएगा, बस वो वही उतना ही याद रखेगा। तो वो जब तक नहीं सोचेगा, वो डेवलप कैसे करेगा? रेलेवेंस डिस्पाइट क्रिटिक, तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे रेलेवेंस हमारा क्या है कि दैट ये एम्फोसिस करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि दैट कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स के साथ साथ। तो एक इंसान को पूरा बनाता है उसका बिहेवियर, उसका ऑनेस्टी, उसका डिसिप्लिन, उसका मोरालिटी, ना कि सिर्फ मार्क। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। तो अभी देखते हैं क्या होता है कि जस्ट एज फिलॉसफी हमको पूछता है कि दैट सच और सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, और जैसे हमको सोशियोलॉजी बताता है कि एक सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या होती है लर्निंग की, बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, वैसे ही साइकोलॉजी क्या करती है, हम आपको हमारे इंटरनल प्रोसेस से, हमारे अंदर की दिमागी हालत से, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे फील करते हैं, हम अपने अंदर की कैपेबिलिटीज़ को कैसे डेवलप करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें वो दर्शाता है। तो साइकोलॉजी कैसे डिफाइन करा जाता है? एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। ऑब्वियसली हमारे अंदर की जो मेंटल प्रोसेसेस है, हमारा जो बिहेवियर है, वो साइकोलॉजी से हमको सीखने को, साइकोलॉजी हमको बताता है उसके बारे में। एनकम्पासिंग कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, डेवलपमेंट स्टडीड थ्रू सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये सारी जो चीज़ होती है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होती, वो क्वालिटेटिव भी होती है। एक इंसान के अंदर की दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। आज तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में, और हमें कुछ ना कुछ हमेशा नया जानने को मिलता है। तो हमारे अंदर की जो थॉट प्रोसेस है, कॉग्निशन यानी हमारी जो सोचने की क्षमता है, और हमारे अंदर का जो इमोशन है, मोटिवेशन है, डेवलपमेंट है, ये सब कहीं ना कहीं एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है साइकोलॉजी का, जहाँ पे हम ये जो ऊपर के साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं, ये जो हम चीज़ें सारे देखते हैं, ये हम टीचिंग और लर्निंग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। क्या दिखाने के लिए कि बच्चे कैसे डेवलप कर रहे हैं, और बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, और लर्निंग कैसे सही से हो पा रही है। तो
हमारे यहाँ पे हमने देखा है बहुत सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट, फिर बिहेवियरिस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट जैसे जीन पियाजे, फिर बिहेवियरिस्ट जैसे बी.एफ. स्किनर। तो ये लोग क्या करते हैं अपने थियरी ऑफ मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी हो गया कि रीइंफोर्समेंट थियरी हो गया, इन्होंने क्या किया, एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इन सारी थियरी से। क्यों? क्योंकि इससे हमको बच्चों के अंदर की थिंकिंग के बारे में भी पता चला। तो इससे क्या पता चला हमको कि दैट हमारे जो प्रैक्टिसिंग मतलब हम जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को ना, वो सिर्फ ये काम like this matters enormously for practicing teachers because a lesson plan that ignores a child developmental stage, motivational need or learning readiness, however well intended, is likely to fail. For example, एक बच्चे को बुक्स यानी ऐसे सिर्फ वर्ड से नोट से उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। वो अच्छे से समझ पाता है अगर वो कोई वीडियो देखे या फिर कोई फ़ोटो देखे तो उसको अच्छे से याद रहता है। आपने हुए तो अच्छे से पूरा बहुत अच्छे से आपने नोट्स बना के हाइलाइट करके उसको रंग-बिरंगा करके आप लाए हो। लेकिन अगर आप उस बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को नहीं देख रहे हो, उसके इच्छा को नहीं देख रहे हो, उसके पिक्चर से मतलब पिक्चर से पढ़ने की, पिक्चर से जानने की कैपेबिलिटी को नहीं देख रहे हो, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। आपने जितने ही अच्छे से क्यों ना बनाया हो लेसन प्लान, वो फेल होगा ही होगा। आपको बच्चे को देखना है, उसकी डेवलपमेंटल स्टेज को देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जाते हो स्कूल में, तो जो लोग बच्चे 8-9th में भी होते हैं, उनका 4-5 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी क्लैरिटी नहीं होता दिमाग में। तो आप जब उनको हायर एजुकेशन की बातें सिखाने की कोशिश करते हो, वो ऑब्वियसली उसको पकड़ नहीं पाते क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसे ईज़ी मेथड में उनको पढ़ाना होगा जिससे वो उस चीज़ को समझ पाएँ। तो ये साइकोलॉजी बच्चों की समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिसिंग टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा लेसन प्लान इसी पे ही बेस होगा। एक बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, एक बच्चे को क्या मोटिवेट करता है, वो पढ़ना चाहता है कि नहीं पढ़ना चाहता, वो सब हमको देखना पड़ेगा। डायरेक्टली मूविंग ऑन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमने देखा एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो फर्स्ट क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो ये ब्रांच क्या स्टडी करता है कि कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल कैपेसिटी चेंज विद एज, एग्जाम्प्लीफाइड बाय पियाजेस डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हिच एक्सप्लेन व्हाई इट्स क्लास 2 चाइल्ड स्ट्रगल्स विद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्राइक रीजनिंग देन a class 8 स्टूडेंट्स हैंडल्स इजीली। तो हमको पता है कि सेंसरी मोटर स्टेज होता है, फिर उसके बाद की जो मतलब ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल, सॉरी आई इंटरचेंज द स्टेजेस देयर। बट हाँ, ये सारी जो थियरीज में स्टेजेस होती हैं उनकी अपने आप से खुद से क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है और ईच स्टेज का डेवलपमेंट अलग होता है। तो एग्जांपल दिया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये क्या होता है, दिस ब्रांच एग्जामिन्स हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड। Informing techniques like spaced repetition seen in a teacher scheduling periodic revision quizzes across a term rather than cramming all review into the one night before an exam. Spaced repetition का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, 2 दिन के बाद मैंने बच्चों को क्विज दिया उस टॉपिक के रिलेटेड। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रेगुलरली क्विजेस के साथ साथ मैंने क्या किया, क्लासरूम में मैंने डिस्कस किया। फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, मैं प्रीवियस टॉपिक को डिस्कस करके स्टार्ट करती हूँ। तो इससे बच्चों को क्या हेल्प होता है कि वो पुरानी चीज़ों को याद भी रखते हैं। उनको एग्जाम के दिन एक दिन पहले सारी चीज़ें रट्टा मारना नहीं पड़ता, जैसे हमको मारना पड़ रहा है क्योंकि हमने नहीं पढ़ा था। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ब्रांच क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, वो दिमाग हमारा कैसे एक इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कहाँ स्टोर करता है और कैसे रिट्रीव यानी कैसे बाहर लाता है, उसके साथ डील करता है। Then behavioral psychology obviously तो is applied when a primary school teacher uses a sticker reward chart to reinforce consistent homework completion। तो बच्चों को ना मोटिवेशन चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, उनको दे वांट रीइंफोर्समेंट। हमको पढ़ा भी गया है क्लास में कि आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है, कैसे देना है। और हम पनिशमेंट यूज़ नहीं करते क्लास में क्योंकि अगर करेंगे तो बच्चे डरेंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, अगर कोई अच्छा बच्चा कुछ भी मतलब कोई भी बच्चा कुछ भी ट्राई करता है, कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, तो हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे ताकि वो एनकरेज हो, ताकि वो इसी बिहेवियर को कंटिन्यू करे। होमवर्क कंप्लीट करता है तो उसको वर्बल प्रेज दिया या फिर स्टिकर दिया जिससे उसको अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, उस काम को कंटिन्यू करेगा, राइट। एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अप्लाइड सिंथेसिस। सो इसमें क्या होता है, रादर देन रिमेनिंग थियोरेटिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजी ट्रांसलेट्स दीज ब्रांचेस इनटू क्लासरूम रेडी स्ट्रेटजीज। तो इसमें क्या होता है कि दैट हम क्या करते हैं, इन सब के बेसिस पे हम हमारी जो पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज है उसको बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, फॉर एग्जांपल हमारा जो पिक्टोरल मेथड हो गया, कुछ भी हम पिक्चर दिखा के बच्चे को सिखाते हैं, या फिर हमारा ड्रामा हो गया, रोल प्ले हो गया। ये सारी चीज़ों से बच्चे सीखते हैं, री हो गया, ये जब हम पढ़ाई में इनकरेज करते हैं तो बच्चे सीखते हैं। तो ये सब सिर्फ हमारा नोट्स नहीं है, ये सब सिर्फ हमारा थियरी नहीं है, ये एक्चुअल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं हम लोग।
इसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो फर्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी's मोस्ट डायरेक्ट क्लासरूम इम्प्लीकेशन लाइज इन डिटरमाइनिंग व्हाट कंटेंट इज डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एट व्हाट स्टेज। ऑब्वियसली अगर हम एक छोटी क्लास के बच्चे को, क्लास 1 और 2 के बच्चे को करने को बोले ट्रिगोनोमेट्री, तो वो कभी नहीं कर पाएगा वो चीज़। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन उस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है ही नहीं। Think about the Piaget state of development. Will a child who is in sensory motor stage, उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा? उसका बेसिक फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है ब्रेन का, तो वो बाकी के थॉट कैसे लाएगा अपने अंदर? तो ये हमारा क्या काम करता है कि दैट हमको इंश्योर करने में हेल्प करता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी करिकुलम में है, वो बच्चे के कॉग्निटिव रेडीनेस को मैच करता है। मतलब बच्चा जितना एक्सेप्ट कर पा रहा है, उतना ही पढ़ाना जाता है। तो इधर क्या हो रहा है कि दैट हमको एक साइंटिफिक बेसिस मिल जा रहा है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा एजुकेशन प्लानिंग को हम बेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? डेवलपमेंटल सीक्वेंसिंग। ऑब्वियसली डेवलपमेंटल सीक्वेंसिंग का मतलब होता है एक बच्चा जो भी क्लास में है उसको उसी क्लास की पढ़ाई कराई जाएगी। स्कैफोल्डिंग एंड जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो लेव वाइगर्ट्स का ये कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि दैट इट इज़ अ गैप बिटवीन क्या एक लर्नर कर सकता है विद गाइडेड सपोर्ट, ठीक है, और क्या वो खुद से अभी कर पा रहा है, ठीक है। दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्या वो कर पाएगा अगर उसको हेल्प मिला तो, और अभी क्या वो कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दैट हमारा जो बच्चा है वो अपना इंडिपेंडेंट काम खुद से करेगा, लेकिन टीचर उसको थोड़ा पुश देंगे, टीचर उसको थोड़ा सपोर्ट देंगे, जिसके कारण उसकी लर्निंग जितनी होनी चाहिए थी वो उससे थोड़ी ज़्यादा हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना बेस्ट कर पाएगा उससे, उसके हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है अपने क्लास में, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, तो वो एक लाइन में 5-6 वर्ड्स पढ़ लेता है, लेकिन 2-3 वर्ड्स छूट जाता है उसका। तो अगर आप उसको हेल्प कर दोगे, थोड़ा सा हेल्प कर दोगे, तो वो क्या करेगा, उस पूरी चीज़ को पढ़ पाएगा। दैट इज़ व्हाट इट इज़। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प कर देना बच्चे को। फिर क्या है? स्पाइरल करिकुलम डिज़ाइन। तो जेरेमी ब्रूनर का एक आइडिया था ऑफ स्पाइरल करिकुलम। इसका मतलब क्या है कि दैट हमारा जो कंटेंट है वो हम बार-बार रीविजिटिंग करें अक्रॉस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि दैट हमने उसको एक बार पढ़ा दिया तो फिर उसको भूल गए और कभी टच नहीं किया। तो हमारा जो फ्रैक्शंस है वो क्या क्लास 4 में अगर इजीली पढ़ा गया है तो क्लास 8 में उसके डिफिकल्ट वर्जन्स आए, ताकि वो बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को रिपीट करते करते वो सीखेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सीख लिया फिर भूल गया, फिर और कभी उसकी बात ही नहीं आई। फिर क्या है? मोटिवेशनल सीक्वेंसिंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो फॉर एग्जांपल एक बच्चा साइंस फेयर में, साइंस प्रोजेक्ट में पार्ट लेता है, ठीक है, क्लास 7 में। तो उसको अच्छा लगता है उस चीज़ में पार्ट लेने के लिए, और उसका मन है, मोटिवेशन है उसको, इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी मोटिवेशन है क्या करने के लिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए। उसको साइंटिस्ट बनना है या फिर कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करना है, तो वो उसका अंदर का मन है, उसका अंदर का इच्छा है। तो दैट इज़ व्हाई ही इज़ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा? उसको बाहर से कोई चीज़ चाहिए, कोई रिवॉर्ड चाहिए, लेट्स से वो फेयर प्रोजेक्ट को वो जीतना चाहता है, ठीक है। तो इससे क्या है? द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आल्सो अकाउंट फॉर मोटिवेशन। साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश इंट्रिंसिक फ्रॉम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हिच इज़ व्हाई प्रोजेक्ट बेस्ड यूनिट्स जो भी दिया गया आर इंक्रीजिंगली फेवर्ड ओवर प्योरली रोट मेमोराइजेशन कंटेंट ब्लॉक्स। तो एक बच्चे को अगर अंदरूनी इच्छा होगी किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो उसको अच्छे से याद करेगा और बहुत समय तक सीख के अपने दिमाग में रखेगा। अगर बस उसको एग्ज़ाम पास करने के लिए हम उसको पढ़ाएँ कि बस एक अवार्ड पाने के लिए पढ़ाएँ, तो उसने आज किया, वो कल भूल गया। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, तो हम बच्चे को ज़्यादा समय तक याद रहेगा, क्योंकि उसको वो प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। बट देन अगेन एज़ आई सेड, उसको वो अंदर से आना चाहिए कि येस, दिस इज़ व्हाई ही वांट्स टू डू द प्रोजेक्ट। अदरवाइज़ वो सिर्फ़ उसको प्रोजेक्ट को अवार्ड पाने के लिए करेगा, फिर उसको भूल जाएगा। तो ये हमारे टीचर का काम है कि वो उसको अंदर एक इंटरेस्ट जगा पाए। इम्प्लीकेशंस क्या है उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हमारा क्या है कि हमको एज टीचर्स ये सारी थियरीज से हमको हेल्प भी मिलेगी कि कैसे हम बच्चे को पढ़ा पाएँ। तो बिहेवियरिस्ट मॉडल क्या बोलता है कि दैट जब हम लर्नर को पैसिवली रिस्पॉन्ड करना सिखाए थ्रू स्टिमुली एंड रीइंफोर्समेंट, तो उसमें बच्चा क्या करेगा, वो लाइक फॉर एग्जांपल आपको तो वो पता ही होगा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था रैट को। तो रैट को, हाँ, आई थिंक इट वाज़ अ रैट एंड डॉग आल्सो। तो उसको एक स्टिमुली प्रोवाइड किया गया था, एक्चुअली नो, रीइंफोर्समेंट, आई एम सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड बिटवीन पावलोव एंड स्किनर। तो स्किनर ने क्या किया था, उन्होंने उस जो रैट है उसको फूड प्रोवाइड किया था, फिर उसके साथ उसको स्टिमुली के साथ-साथ उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा था। तो
बच्चे को हम वैसे ट्रेन ना करके हम उसको क्या कर सकते हैं, अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? बच्चा अपने दिमाग की अंडरस्टैंडिंग को खुद बिल्ड करेगा एंड वो वाइगॉट्स्की और पियाजे के मेथड से ज़्यादा बेटर पढ़ सकता है। बिहेवियरिस्ट से हम कैसे क्रिएट करेंगे बच्चे? हाँ में हाँ मिलाने वाले बच्चे क्रिएट करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड से हम क्यों पूछने वाले बच्चे क्रिएट करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, तो हमको इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सब कोई बोलते हैं, अगर कोई बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा है, हमको उसको उससे हेल्प करना है कि वो पढ़ पाए। अगर कोई बच्चा मैथ्स में स्लो है तो हमको उसको पिक्टोरियल मेथड या फिर ग्राफ्स या फिर पिक्चर्स दिखा के उसको पढ़ाना है, या फिर स्टोरी से उसको पढ़ाना है ताकि वो बच्चा अच्छे से समझ पाए। तो हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है और साइकोलॉजी समझने के कारण से हम उस बच्चे के अंदरूनी इच्छे को भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके घर में बहुत सारा chaos है, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो अगर हम उस चीज़ को समझ पाएँ, उसको काउंसलिंग कर पाएँ, तो उससे वो अच्छे से कर पाएगा क्लास में परफ़ॉर्म। ठीक है? तो ये सब क्या है कि दैट हम हर एक बच्चे के अंदर के नीड को समझ के हमको उनकी नीड को कैटर करना पड़ेगा। फिर क्या है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग? एवरीवन नोज़ व्हाट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज़ बाय नाउ। बच्चे को अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने देना होगा। हमको उस हिस्ट्री का बुक पढ़ाते हुए सिर्फ फैक्ट्स नहीं बोलने हैं, बच्चे को रोल प्ले के मेथड में दिखाना भी है कि ऐसे हुआ था। हम उसको वॉर पूरा रिक्रिएट करके दिखाएं। ऐसा नहीं कि क्लास में जाके किसी के अंदर छुरा घोंप के आ जाओ, नहीं। यू हैव टू री-इनैक्ट द सिचुएशन, द सिनेरियोज दैट हैपेंड। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कोई रिबेलियन हो गया, या फिर हाउ द ब्रिटिशर्स ट्रीटेड द पीपल, राइट। सो वो चीज़ भी हमको सिखानी पड़ेगी बच्चों को थ्रू रोल प्ले। इंटरेस्टिंग होता है। फिर क्या है मोटिवेशन थियोरी? तो अब्राहम मैस्लो का हायरार्की ऑफ नीड्स है। तो उसमें क्या है कि दैट बच्चे की अगर बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होगी तो वो क्या करेगा, अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर उस बच्चे को कंफर्टेबल नहीं फील होता है, वो किसी बुलिंग का शिकार है क्लास में, या फिर वो हंग्री है, घर से कुछ खा के नहीं आया है, किसी भी कारण के लिए उनके घर में केओस है, तो इन सब कारण से वो बच्चा नहीं सीख पाएगा सही से। इसीलिए हमारे स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम्स भी है, और इसके साथ साथ बच्चों को काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर्मेटिव फीडबैक एंड असाइनमेंट, तो फॉर्मेटिव फीडबैक एंड असाइनमेंट क्या होता है कि फॉर्मेटिव फीडबैक में हम बच्चे को रेगुलरली टेस्ट दें, बट टेस्ट नॉट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, हम उसको टेस्ट नहीं बोलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करवाएं चीज़ों का। ठीक है? और उसको फीडबैक दे कि ये वाला आप इधर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप ऐसे इसको करेक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हो। तो तब क्या करेगा बच्चा, मतलब एंग्शियस नहीं होगा। ऐसे लिखा किसी बच्चे ने, तो उसने जहाँ जहाँ भी ठीक ठाक किया है वहाँ पे मैंने उसको वेरी गुड बोला, और जहाँ पे थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था मैंने उस चीज़ के बारे में बोला। इससे क्या होगा ना, वो बच्चा जब एग्जाम में लिखेगा तो उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसने पहले से ऑलरेडी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लिया है। देन क्या है नोट ऑफ टेंशन बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म? ऑब्वियसली उन दोनों के अंदर नहीं आता था। बिहेवियरिस्ट क्लासरूम क्या करता था, बच्चे को मतलब रिवॉर्ड चार्ट्स देना, लाइक फॉर एग्जांपल आज एक करेक्ट किया, ठीक, फिर इट वाज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, एंड स्टूडेंट्स वुड वर्क फॉर रिवॉर्ड्स, लेकिन एक्सट्रिंसिक चीज़ के लिए वो रिवॉर्ड के लिए वो काम करेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या है ना, वो इंट्रिंसिक इम्पोर्टेंस, इंट्रिंसिक इच्छा से बच्चे को काम करना है, उसको पढ़ना है क्योंकि वो खुद से पढ़ना चाहता है। ठीक है? वहाँ पे पॉइंट डिडक्शन, ड्रिल, रिपीटेशन, ये सारी चीज़ें थी कि बच्चे रिपीट कर करके उनका अभ्यास होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या करता है, वो बोलता है कि नहीं, बच्चे को खुद से सीखने दो, प्रश्न पूछ के सीखने दो। ठीक है? उसको ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन करके सीखने दो। In the next class, we are going to discuss about the pragmatism. So till then, thank you for joining. Bye bye. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो आइडियलिज्म क्या करता है, फिक्स्ड इटर्नल ट्रूथ के ऊपर बिलीव करता है, लेकिन प्रैग्मेटिज्म उससे पूरा कंप्लीट ऑपोजिट है। वो क्या करता है, ये सोचता है कि दैट फिलॉसफी और जो हमारा जो सच्चाई है वो कंप्लीट फिक्स्ड नहीं होता, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता। वो क्या होता है, वो बार बार चेंज होता है। इट इज कंटिन्यूअली टेस्टेड, वेरीफाइड एंड रिकंस्ट्रक्टेड, राइट। बार बार हमारे लिए सच्चाई चेंज होती जाती है। तो हमारे लिए सच्चाई कैसे चेंज होती जाती है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी कि दैट मुझे मेरी मम्मी ने बोला है कि रेनबो सिर्फ एक ही कलर का होता है। ठीक है? तो मुझे किसी ने बोला और मैंने उस चीज़ को मान लिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब बारिश हुई उसके बाद मैं बाहर गई और मैंने उस रेनबो को अपनी आँखों से देखा, तो मुझे 7 कलर दिखे। फिर उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि
हाँ, ये तो सही बात नहीं थी, ये तो 7 कलर से बना हुआ है। फिर मैंने जाके क्या किया, मुझे ये चीज़ अपने नॉलेज से आइडिया आया कि दैट मुझे मेरे आस-पास जो भी सब बोलते हैं, वो सच नहीं है। मुझे अपना सच खुद ढूँढना है, मुझे सीखना है खुद करके, राइट? तो जब मैं कोई चीज़ करूँगी खुद से, तो मैं उस चीज़ को अच्छे से समझ पाऊँगी। तो हर चीज़ को हमको लाइफ में कंटिन्यूअली टेस्ट करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए और अपने नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कॉन्सिक्वेंस। देयर कैन बी नो बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस दैन द एग्जाम्पल ऑफ अस इन द प्रैक्टिस टीचिंग। हमको क्लास में जब हम क्रिटिसिज्म लेसन दे रहे थे तब हमको पता ही नहीं था कि एक्चुअल क्लासरूम हैंडल कैसे करना होता है। हमको क्या लगा था कि हाँ, बच्चे बैठे होंगे हमारे क्लास में जैसे स्वीटली हमारे पीयर्स बैठते हैं, हमारे दोस्त बैठते हैं, वैसा होगा। लेकिन हमको सच्चाई पता चली है क्लासरूम की जब हम क्लासरूम में गए। So similarly, that is what happens, in all the cases, you will learn when you handle those classroom situations. हमने बच्चों को चिल्लाते हुए संभाला, हमने बच्चों को रोते हुए संभाला, हमने बच्चों को मारपीट करते हुए संभाला, कुछ बच्चों का पर्सनल प्रॉब्लम्स था, कुछ बच्चे हमारे साथ बात किए, कुछ बच्चे हमारे साथ घुल-मिल नहीं पाए. Despite all odds, we fought and we did our best to teach every child to cater to every needs. That is what pragmatism is all about. Being in that classroom, being told by our professors what teaching is called as idealism. अगर हमारे टीचर हमको डायरेक्टली बताए कि पढ़ाई क्या होती है, कैसे पढ़ाते हैं, वो आइडियलिज्म है। लेकिन जब हम जाके वहाँ पे करके हमने सीखा कि पढ़ाई क्या होती है और उसको कैसे कराते हैं, दैट इज प्रैग्मेटिज्म बिकॉज वी हैड आवर हैंड्स ऑन लर्निंग। हमने सीखा कैसे करके। तो हमारा एनईपी क्या करता है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स देता है कि हमको बच्चों को डायरेक्टली ऐसा मुंह में नहीं बोलना है, हमको बच्चों को करके सिखाना है। तो क्या है कोर आइडियोलॉजी, क्या है कोर टेनेट्स, क्या है और प्रैग्मेटिज्म एंड उसका एजुकेशनल एम क्या है। उनका फर्स्ट इज क्या है, इंटेलिजेंट एडेप्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जांपल हमारे जो हर वक्त चेंज होते हुए वर्ल्ड में एक टाइम ऐसा था जहाँ पे कंटेंट राइटिंग के लिए लोगों को हम हायर करते थे। कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कोई भी ब्रांड के लिए अगर कुछ भी चाहिए, कोई भी कोई भी हमको डिज़ाइन करना है ऐड या फिर कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है, तो लोग वहाँ पे क्या करते थे, जॉब के लिए अप्लाई करते थे और वो सारा चीज़ वो हैंडल करते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारी जगह पे आप देख रहे हो कि एआई उस चीज़ को टेक ओवर कर रहा है, लोगों की जॉब्स एआई ले रहा है, राइट? लेकिन क्या एआई कंप्लीटली रेलेवेंट है? क्या एआई सारे ये जो नीड्स हैं, नीड्स यानी ये जो हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में जो भी हम एड्स देखते हैं, अगर ये सारी एड्स एआई बनाना चालू कर दे तो क्या वो रिपीटेटिव नहीं हो जाएगा? एक इंसान के अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है वो एआई कहाँ से लाएगा, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, एआई के साथ साथ भी हम क्या कर रहे हैं, हम अडेप्टिव बनते जा रहे हैं। लाइक एग्जांपल दूंगी मैं, हम क्लास में अगर जाते हैं और हम होमवर्क देते हैं तो बच्चे पूरे परफेक्ट इंग्लिश में लिख के आते हैं। हमको कैसे पता चलता है कि उन्होंने ये नहीं लिखा? क्योंकि उनका लैंग्वेज उसमें बहुत परफेक्ट होता है। लेकिन क्लास में वो बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते, क्लास में वो बच्चे बोल नहीं पाते। इसका मतलब क्या है कि उन बच्चों ने एआई यूज करके वो चीज़ लिखा है। अगर हम उसको पलट दें, अगर हम बच्चों को बोले कि दैट आप घर पे एआई यूज करके जितना इंफॉर्मेशन एक टॉपिक के बारे में निकाल सकते हो निकालो, क्लासरूम में आके आपको उसके बारे में लिखना है। फिर पता चलेगा हमको कि दैट बच्चे कैसे लिख पा रहे हैं। तो इधर हमने क्या किया, हमने हमारे रिश्ता वही सोच नहीं, हमको न्यू प्रॉब्लम्स रिक्वायर न्यू सोल्यूशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम बच्चों को ऐसे तैयार करेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी कश्मकश आ जाए, ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो बच्चा उसको मैनेज करके आगे बढ़ के जाए। तो ड्यूई का कहना क्या था कि एजुकेशन का पर्पस खाली ग्रोथ नहीं है, उसके साथ साथ पर्पस वाज ग्रोथ इटसेल्फ, मतलब है, सॉरी है, तो पर्पस ग्रोथ है। और उसके साथ साथ क्या है कि दैट हम अपने एग्जाम्पल, हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखें और क्या करें, हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंसेस में भी उस लर्निंग को ऐड करें। तो हमारा एजुकेशन का एक फिक्स एंड पॉइंट नहीं होता, हम जिंदगी भर सीखते हैं। लर्निंग एज अ ग्रोथ नॉट एंड पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये हमारी चीज़ें हमको पहले से ही बताई जा रही है कि दैट हमने अगर कोई भी चीज़ एक क्लास में सीखी तो वो उधर ख़त्म नहीं हो जाती। लर्निंग डिग्रीज से भी आगे निकल जाता है, लर्निंग फॉर्मल क्लासरूम से भी आगे आगे निकल जाता है। ठीक है, तो क्लासरूम क्लास 5 क्लासरूम where students learn research skills through an ongoing project other than a single terminal examination. Obviously हम बच्चे को क्या करेंगे, हम बच्चे को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करना सिखाएंगे। डेमोक्रेसी एज एन एजुकेशनल एम, तो हमको बच्चे को डेमोक्रेसी के बारे में सिखाना पड़ेगा। उनके जो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगी, हमारा जब इलेक्शन चल रहा था, लाइक फॉर एग्जांपल चैप्टर इलेक्शन जब चल रहा था क्लास में, तो आई कंडक्टेड
एक डेमो इलेक्शन विथ माय स्टूडेंट्स। तो उन्होंने पूरा जैसा ईसीआई काम करता है, जो भी उनका फंक्शन होता है, उन्होंने सब वो चीज़ खुद से किया, ठीक है। तो जब हमने मॉडल ऑफ कोड एंड कंडक्ट भी हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो जब एक बच्चे ने रूल तोड़ने की कोशिश करी, ही वाज ऑफरिंग 10 रुपए का ब्राइब टू वोट फॉर हिम। तो वहाँ पे बच्चों ने रियलाइज़ किया कि दैट ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो वहाँ पे उस बच्चे को अदर स्टूडेंट्स ने ये चीज़ समझाया कि नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो ये चीज़ें उन्होंने कहाँ से सीखी? वो चीज़ उन्होंने रियल लाइफ में इनैक्ट किया, इसीलिए उन्होंने सीखा। उन्होंने उस क्लास में डिसीजन मेकिंग सीखा कि दैट हमको एक अच्छा लीडर कैसे चूज़ करना है, और हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जैसी राइट को एक्सरसाइज करना, हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना, कैसे वोट देके। तो ये सब क्या करता है, बच्चों का डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की तरफ एक अच्छा इम्पॉर्टेंट आइडिया उनको उनकी तरफ लेके जाता है। एक अच्छे सिटीजन का काम क्या होता है, सिर्फ फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी अपने अंदर डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्शन जब होता है क्लासरूम में, या फिर मॉनिटर जब सिलेक्ट होता है, तो वो भी वैसा ही होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, पूरे प्रोसेस को दे यूटिलाइज एनालाइज, सारे कैंडिडेट्स को दे एनालाइज, दे सी हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट हु कैन हेल्प देम, ठीक है। तो उसी चीज़ से क्या होता है, वो सीखते हैं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उसी चीज़ से सीखते हैं। फिर क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ सेंट्रल पर्पस। हम बच्चों को क्लास में ना मॉक एमयूएन करवा सकते हैं। हम बच्चों को लाइक ऐसा लाइव प्रॉब्लम्स हम देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एक बच्चे को लेके गए एक एरिया में जहाँ पे बहुत ही वेस्ट पड़ा हुआ है। तो हम उनको बोलेंगे कि आप देखो ये प्रॉब्लम, आप कैसे उसको ठीक कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दैट। जैसे होता है ना, एक एक्टिविटी होती थी बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है कि दैट वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके आप कौन सी अच्छी चीज़ें प्रिपेयर कर पा रहे हो, ठीक है। यूटिलिटी एंड सोशल रेलेवेंस, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी एंड सोशल रेलेवेंस। वाई, बिकॉज अगर हम एक बच्चे को एक मॉल में लेके जाएं और उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस दें कि कैशियर का काम क्या होता है, एक पर्सन जो संभालता है पूरा होल मॉल वो क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, तो बच्चे रियल लाइफ चीज़ें उसको देख के सीखेंगे। हम उनको फील्ड ट्रिप में लेके जाते हैं, तो हम उनको रोड ट्रिप, लाइक फॉर एग्जाम्पल बैंक में लेके गए फील्ड ट्रिप में, तो हमने उनको दिखाया कि बैंक में कैसी चीज़ें हैंडल होती हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है। तो बच्चे जब उसको देखेंगे तो वो चीज़ वो डायरेक्टली सीखेंगे। तो उनके पढ़ाई के साथ-साथ उनको ये सारी चीज़ें भी सीखना पड़ेगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, एवरीवन शुड नो। तो प्रैग्मेटिस्ट करिकुलम कैसी होती है? बच्चों के अराउंड सेंटर्ड होती है, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करके बनी होती है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। एक्टिविटी सेंटर्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू और एक्टिविटी के थ्रू हमको सारी चीज़ें पढ़ानी है। इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट्स, इसका मतलब क्या होता है कि दैट प्रैग्मेटिज्म बोलता है कि दैट हमको ये जो थीमेटिक यूनिट्स नहीं है, कि दैट वाटर, ये जो है ज्योग्राफी, साइंस, सोशल स्टडीज़, ये सब इंटरकनेक्ट करता है। तो हमको वैसे ही इंटरकनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। हमको हमारा अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी रखना चाहिए, ताकि वो बच्चा हर तरह का एस्पेक्ट समझ पाए एक कॉन्सेप्ट का। फिर उसका क्या है, वोकेशनल एंड लाइफ स्किल कंटेंट। ऑब्वियसली बच्चे को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए लाइफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसको बेसिक चीज़ें जैसे खाना बनाना हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे वो वोकेशनल स्किल, जैसे आजकल बच्चों को स्कूल में कोडिंग सिखाते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं बच्चे छोटे छोटे क्लास से ही। तो वो सब क्या है, वो वोकेशनल एजुकेशन है। तो पढ़ाई के साथ साथ वो एक उनको ऐसी स्किल भी सिखाते हैं जिससे वो पैसा कमा पाएँ। और लाइफ स्किल सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बेसिक डे टू डे एक्टिविटीज़ भी लाइफ स्किल होती है, जैसे खाना बनाना, अपने कपड़े सफाई करना, उसको ठीक-ठाक रखना, दीज़ थिंग्स। फ्लेक्सिबल एंड एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिव कंटेंट। तो हम अगर पूरा हमारा करिकुलम रिजिड कर देंगे कि इतना आपको इतना ही करना है, परमानेंटली फिक्स कर देंगे, तो बच्चा नहीं सीखेगा, उसका पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा उसमें। तो हमको क्या याद रखना है कि दैट हमारी जो लर्नर की नीड है, उसके हिसाब से वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, और उसी चीज़ के हिसाब से वो करिकुलम को अपडेट करते जाना चाहिए। लाइक आजकल के बच्चे ना अच्छे से समझेंगे अगर आप उनसे उनकी भाषा में बात करें। तो वो क्या यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ऑनलाइन गेमिंग, फिर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म। ये आप उनको यूज़ करने से नहीं रोक सकते, आप जितना भी कोशिश करो बच्चे, दे विल फाइंड अ वे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अ वे अराउंड इट। आपको, आप अगर उन वर्ड्स का यूज़ करते हो अपने कंटेंट में, तो बच्चे इंटरेस्ट देके सुनेंगे कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो व्हाट आर द मेथड्स, दीज आर वेरी फेमस मेथड्स, आपको पता ही होगा।
फर्स्ट इज़ द प्रोजेक्ट मेथड। तो क्लास 9 के ग्रुप प्रोजेक्ट में हम क्या देंगे कि बच्चे क्या करें, एक कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन बनाएं किसके ऊपर, प्लास्टिक वेस्ट। और इसमें वो अपना ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन देंगे। फिर वो प्रेजेंटेशन के लिए बच्चों को रिसर्च करना पड़ेगा, एक बच्चे को पीपीटी बनाना पड़ेगा, पीपीटी में डिज़ाइन लगेगा, बच्चे आके उसको सबके सामने प्रेजेंट करेंगे तो उनका पब्लिक स्पीकिंग का क्वालिटी बढ़ेगा। दिस इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो उसमें बच्चा क्या कर रहा है, सब कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और फिर देख भी रहा है कि कुछ रह तो नहीं गया, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या ऐड हो सकता है। फिर क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड एंड इंक्वायरी लर्निंग। तो हमको क्या करना है कि दैट ये जो क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस मेल्ट फास्टर इन सम प्लेसेस इन द क्लासरूम दैन अदर्स। तो ये अगर हम बच्चे को अपने आप से करने दें तो वो बच्चा करके सीखेगा, वो अपने आप से वो क्वेश्चन पूछेगा, अपने दोस्तों के साथ मिलके उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो सिर्फ उसको लर्न नहीं करेगा, क्वेश्चन दिया है, बुक में आंसर है, लर्न कर लो, बात खत्म। नहीं, वो करके सीखेगा। सेम थिंग एक्सपीरियंशियल एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी। देन क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। दैट इज कि हमको कोऑपरेट करके बच्चे को सिखाना पड़ेगा। अ मैन इज अ सोशल एनिमल, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, अपने आसपास के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, अपने सोसाइटी के जो भी एस्पेक्ट हैं, सबके साथ उसको मिल के अपना काम करना पड़ेगा। तो उसको मतलब ग्रुप काम, कोलैबोरेटिव काम, ये सब करना पड़ेगा। उसको अपने आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। उसको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। उसको ग्रुप प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। कोई रिसर्च करेगा, कोई डिज़ाइन करेगा, कोई प्रेजेंट करेगा। तो ये सब बच्चे को क्या सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट रेलेवेंस, ऑब्वियसली हमारे बच्चों को अगर हम करके सिखाएं तो वो अच्छा सीखेंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, लिमिटेशन क्या आता है, क्लास की साइजेस बहुत ही बड़ी होती हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन ना बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है, सारे बच्चों के लिए सेम प्रश्न आते हैं। तो खत्म कर लेके ना, कोर्स खत्म करने के चक्कर में बहुत सारे टाइम पे हम बच्चों को वो चीज़ें जैसे हमको पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा नहीं पाते। तो हमको मतलब ज़बरदस्ती लेक्चर बेस्ड मेथड को, अप्रोच को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, even though we are supposed to complete the syllabus on time, we should make this a promise to ourselves that हाँ, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारा थोड़ा टाइम हम इसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए यानी बच्चों का लर्निंग एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए भी हेल्प करेंगे। हम पूरे बुक सेंटर्ड नहीं होंगे, हमको एक्टिविटी सेंटर्ड भी होना पड़ेगा। बच्चों को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनके अंदर के क्वालिटीज़ को, उन सबको हमको अच्छे से समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। So, despite policy aspirations, additionally, critiques from more essential and idealistic perspective argue that an overemphasis on utility and immediate relevance risks the neglecting। अच्छा, तो आइडियलिज्म के सपोर्टर बोलते हैं कि अगर आप पूरा ऐसा हैंड्स ऑन नॉलेज, रेलेवेंस नॉलेज, ये सब पे बिलीव कर लेंगे तो बच्चे का जो एस्थेटिकल सेंस है, जो हिस्टोरिकल कंटेंट को जो वैल्यू देना है, और जो स्पिरिचुअलिज्म है, वो बच्चे का डेवलप नहीं हो पाएगा। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा जिससे दोनों फिलॉसफी अच्छे से मैनेज हो पाए। The next question that we have, it is from the next unit, that is unit 2, and the first question is learner and learning friendly school environment. We will start this in the next part.